उत्तर प्रदेश में कृषि। इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश के कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी भी राज्य क्षेत्र में, ठीक है, वहाँ की जो स्थलाकृतिक विषमता और भूगर्भिक संरचना के आधार पर उस राज्य में कृषि किए जाएंगे या विनिर्माण क्षेत्र होगा या तो टर्शियरी गतिविधियाँ होंगी। ये वहाँ की भौगोलिक क्षेत्रफल और उच्चावच पर निर्भर करती है। अगर किसी राज्य की भौगोलिक संरचना यानी वहाँ की जो भूगर्भिक संरचना है वह चट्टानी है, ठीक है, वो मतलब ग्रेनाइट्स और नीस से बनी हुई वहाँ की भूगर्भिक संरचना है या बेसाल्ट चट्टानों से, मतलब वहाँ पे खनिज संसाधन की प्रधानता है, कोयला निक्षेप है या पेट्रोलियम है, तो वहाँ पे विनिर्माण उद्योग का विकास होगा। अगर कोई राज्य ऐसा है जहाँ पर मैदानों का प्रतिशत अधिक है, मतलब वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी अधिक है या तो ब्लैक सॉइल अधिक है, तो उस राज्य में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस अधिक हो जाएगी। मतलब किसी भी राज्य में किस तरह का प्रैक्टिस किए जाएंगे, किस तरह के वहाँ पे उस राज्य के विकास का आधार क्या होगा, कृषि होगा या विनिर्माण होगा, वह उस राज्य की भौगोलिक संरचना निर्धारित करता है। जैसे उत्तर प्रदेश की आप भूगर्भिक संरचना के बारे में देखेंगे तो यहाँ से अधिक जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है वो जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, और जलोढ़ मिट्टी जो कि कृषि के विकास के लिए अनुकूल होता है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है कृषि पर ही आधारित है। ठीक है, आइए थोड़ा सा अध्ययन करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। ये उत्तर प्रदेश समग्र अध्ययन का श्रृंखला चल रहा है, इसमें ये 10वां वीडियो होगा। इसके पहले हम लोग 10 वीडियो मतलब उत्तर प्रदेश की विभिन्न चैप्टर जलवायु, मिट्टी, ठीक है, यहाँ का जनजाति, खनिज संसाधन आदि के बारे में पढ़ लिए हैं। अगर आपको ये सब वीडियो देखना हो तो चैनल के पर विजिट करके ये सारी चीज़ देख सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मैसेज करेंगे तो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो अधिकतर भूमि है, ठीक है, वो जलोढ़ प्रकार की है। मतलब उत्तर प्रदेश एक खनिज संसाधन की दृष्टि से पिछड़ा राज्य है। जैसे महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका, उड़ीसा, इस सब राज्य में खनिज संसाधन की प्रधानता है। छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सब राज्यों में खनिज संसाधन की प्रधानता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन की दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य है। मतलब यहाँ की भूगर्भिक संरचना जो है उत्तर प्रदेश की इस तरह की नहीं है कि आप यहाँ पर इंडस्ट्री या तो विनिर्माण क्षेत्र को सपोर्ट करने वाले कोई भी इंडस्ट्री लगा सकें। ठीक है, जहाँ पर कृषि 47% जनसंख्या की आजीविका का प्रत्यक्ष आधार है। मतलब उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है उस जनसंख्या में से 47% जनसंख्या, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आधारित है। राज्य की कार्यशील जनसंख्या का 59% लोग, ध्यान दीजिएगा, 59% लोग जो है कृषि कार्य में लगे हुए हैं। ठीक है, इसमें जो कृषक हैं 29% और श्रमिक हैं 30%। मतलब राज्य की कुल जनसंख्या का 59.3% लोग कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। यदि प्रत्यक्ष रूप में आप देख रहे हैं तो राज्य की 47% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि आधारित कार्य में जुड़ा हुआ है। प्रदेश का जो औसत जोत का आकार है 0.3 हेक्टेयर है। ठीक है, प्रदेश की जो औसत जोत का आकार 0.3 हेक्टेयर है, जबकि भारत के स्तर पर आप देखेंगे जो औसत जोत का आकार एक व्यक्ति के पास 1.08 हेक्टेयर है। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि जो है 25,304 हेक्टेयर है। ठीक है, जो देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 12% है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में कुल मैदानी क्षेत्र कितने हैं जहाँ पे आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं, तो वो लगभग 43% है। ठीक है, कितना होगा? लगभग वो 43% भूमि पर आप खेती कर सकते हैं। मतलब ये मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, 43% मैदानी है। ठीक है, जब उत्तर प्रदेश पूरे मतलब इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पे सब सारी चीज़ें डिटेल आप पढ़ेंगे कि मैदान किसको कहेंगे, पर्वत किसको कहेंगे, पठार किसको कहेंगे, ठीक है, गिरिपदी क्षेत्र क्या होता है, वो सब सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश मतलब भारत के भूगोल में हम देखेंगे। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल जैसे ख़त्म होता है तब जो अगला सीरीज स्टार्ट करेंगे हम भारत का भूगोल ही स्टार्ट करेंगे मैप के थ्रू। उत्तर प्रदेश में देश की लगभग 21% खाद्यान्न, ठीक है, 10.8% फल, ठीक है, 15.4% सब्जियां उत्पादित करता है। ठीक है, इस समय जो वर्तमान का डाटा आप देखेंगे तो जो नई वाली अभी डाटा हुआ है उसमें उत्तर प्रदेश का जो खाद्यान्न उत्पादन में कितना योगदान है, 17.5%। ठीक है, 17.5%, कहीं कहीं आपको 18% दिख जाएगा। मतलब पूरे देश में जितना खाद्यान्न का उत्पादन होता है उसमें लगभग 17.5% योगदान उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, वर्ष 2022-23 में प्रदेश के जीडीपी में जो उत्तर प्रदेश का योगदान रहा है 26% योगदान रहा है। 1 हेक्टेयर जो भूमि होगा वो 2.47 एकड़ होगा।
1 एकड़ में 1.613 बीघा होगा। 1 एकड़ में 1.613 बीघा होगा। आइए कृषि एवं जलवायु क्षेत्र, ठीक है। उत्तर प्रदेश को कुल जो है कि 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। अगर कृषि पारिस्थितिकी जलवायु पूछा जाए तो वो 20 हो जाएगा। 20 कृषि पारिस्थितिकी जलवायु क्षेत्र, ठीक है। पारिस्थितिकी, ठीक है। 20 कृषि पारिस्थितिकी जलवायु क्षेत्र में और 9 जो है कि कृषि जलवायु क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। करके कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों में जैसे कि मृदा हो गया, वर्षा हो गया, तापमान के आधार पर प्रदेश के जो कृषि जलवायु क्षेत्रों को 9 भागों में बांटा गया है, ठीक है। प्रदेश की जो कृषि जलवायु क्षेत्र को 9 भागों में, कृषि पारिस्थितिकी जलवायु क्षेत्र पूछे आपसे तो वो आपके कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। देखिए ये जो 9 कृषि जलवायु क्षेत्र है इनको ये डिवाइड करके इसमें हम थोड़ा सा देखते हैं कौन कौन सा है। भाबर व तराई क्षेत्र, ठीक है। भाबर व तराई क्षेत्र जो गिरिपदी क्षेत्र होगा, ठीक है, जहाँ से नदियाँ पर्वतों से तुरंत नीचे उतरेंगी, ठीक है। और यहाँ पे बाउल्डर, वजरी, बड़े बड़े, मतलब यहाँ पे जो नदी की जो पारगम्यता होती है बहुत अधिक होता है। नदी जो कि बह करके नीचे से बहना चालू होती है। सतह पे जो कि घाटी देखेंगे तो पूरी तरह से घाटी सूखी रहेगी। जहाँ पे नदी मैदान में प्रवेश करती है तो पुनः वो नदी सतह पर आ जाती है, ठीक है। मतलब जो पहला उत्तर प्रदेश का कृषि जलवायु प्रदेश है वो भाबर और तराई है। ये हिमालय की तलहटी वाले क्षेत्र में सहारनपुर से महाराजगंज तक फैला हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है, मतलब पश्चिमी मैदानी प्रदेश जो है कि मेरठ मंडल के आसपास वाला क्षेत्र को करके पश्चिमी मैदानी प्रदेश। मध्य मैदानी प्रदेश, ठीक है, ये दूसरा पश्चिमी, तीसरा मध्य मैदानी प्रदेश। बरेली मुरादाबाद मंडल के आसपास वाला क्षेत्र जो कि मध्य मैदानी प्रदेश, जो 9 कृषि जलवायु प्रदेश है ना उसमें से हम पढ़े हैं उसको। ये चौथा जो है दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदानी प्रदेश। इसमें आगरा मंडल के आसपास वाला जो क्षेत्र होगा वो दक्षिणी पश्चिमी शुष्क मैदानी क्षेत्र में आएगा, ठीक है। जोत करें कि जोत का जो औसत आकार, ठीक है, किसको कितना क्या कहेंगे। यदि हम कह कि सीमांत आकार, ठीक है, आगे और देखेंगे उसमें से, अभी 4 तक देखे हैं ना। सीमांत जो जोत होगा, ठीक है, उनके पास 0.38 हेक्टेयर होगा, ठीक है, मतलब 1 हेक्टेयर से कम भूमि होगा उसको सीमांत जोत कहा जाएगा। लघु जोत 1.38 हेक्टेयर के आसपास होगा। अर्ध मध्यम जो कि 2.71 हेक्टेयर के आसपास जिनके पास भूमि होगा वो अर्ध मध्यम होगा। मध्यम वाला 5.51 हेक्टेयर वाला, और बृहद आकार का 14.98 हेक्टेयर कृषि जोत वाला प्रदेश होगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि परिदृश्य का जो संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। औसत जोत का आकार जो है कि 0.73 हेक्टेयर है, ठीक है। औसत जोत का आकार 0.73 हेक्टेयर है, अभी देखा गया तो। क्योंकि कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है। कुल मृदा समूह जो कि 9 है, ठीक है, 9 मृदा समूह में विभाजित किया गया है। शस्य गहनता 162.4% है। कल वाले वीडियो में भी देखे थे। एक निश्चित क्षेत्र में एक वर्ष में ली जाने वाली फसल को, ठीक है, मतलब एक वर्ष में कितनी बार आप फसल को काट रहे हैं, बो रहे हैं, ठीक है, उसकी बात करते हैं, शस्य गहनता कहा जाता है। प्रदेश में एक ही फसल वर्ष में एक ही भूमि पर कितनी बार आप फसल को काट रहे हैं, ठीक है, एक फसल वर्ष में कितनी प्रकार की आप फसलें उस पर उगा ले रहे हैं, ठीक है, उसको फसल गहनता कहा जाता है। प्रदेश में मंडियों की जो संख्या 250 है। उप मंडियों की संख्या 365 है। प्रदेश की जो सकल सिंचित क्षेत्र है 229.94 लाख हेक्टेयर प्रदेश के सिंचित क्षेत्र है। मध्य मैदानी प्रदेश, ठीक है, देखिए वो चौथा था ना, ठीक, ये पांचवा है। ये कुछ उसमें डाटा इंपॉर्टेंट बीच में था, इसको नोट करके आ गया था। ये पांचवा तक हम लोग पढ़े थे। 9 कृषि जलवायु प्रदेश में 5 तक पढ़े थे, ये छठवा, 4 तक पढ़े थे, पांचवा है। लखनऊ व आगरा के आसपास वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, उसको मध्य मैदानी प्रदेश कहेंगे। उत्तर पूर्व मैदानी प्रदेश में गोरखपुर और गोंडा वाला क्षेत्र हो जाएगा। बुंदेलखंड वाला जो है कि झांसी और चित्रकूट वाला क्षेत्र होगा वो बुंदेलखंड प्रदेश हो जाएगा। पूर्वी जो मैदानी क्षेत्र होगा वाराणसी, अयोध्या और आजमगढ़ के आसपास पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। विंध्य प्रदेश में मिर्जापुर, सोनभद्र वाला क्षेत्र मैदानी क्षेत्र, ठीक है। 9 कृषि जलवायु प्रदेश पढ़ लिए ना, ठीक है। थोड़ा सा अब आगे देखिए। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 में लागू हुआ था, 1 जुलाई 1952 से, ठीक है।
उत्तर प्रदेश में चूँकि जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 है, उत्तर प्रदेश में लागू हुआ 1 जुलाई 1952 से। उत्तर प्रदेश में चकबंदी लागू हुआ था 1954 ईस्वी में चकबंदी। ये पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, इसको आप स्टार लगा लीजिएगा, ये पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना 1952, ये भी पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 ईस्वी है। किसान क्रेडिट योजना, ध्यान दीजिएगा, किसान क्रेडिट योजना, ये भी पूछा गया कई बार, 1998 है। उत्तर प्रदेश में 98 और 99 में, ठीक है, कई 98 99 देता है, ठीक है। विशेष करके ये जो योजना है 1998 की, लेकिन 1998 99 में लागू हुआ था किसान क्रेडिट योजना, ठीक है। ये सरकार की योजना, सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना 2002 में की जाती है। उत्तर प्रदेश में किसान रथ योजना 2010-11 का है, किसान रथ योजना। करके आकार के अनुसार किसानों का वर्गीकरण देखिए, यहाँ पे देखिए, जो अभी हम ऊपर देखे हैं ना कि सीमांत किसको कहेंगे, मतलब उत्तर प्रदेश में जो औसत सीमांत है, ठीक है, उनकी वो औसत था, ठीक है, औसत भूमि के आधार पर लघु की सीमांत किसान, मध्यम किसान, अर्ध मध्यम किसान, ठीक है, और बृहद किसान, औसत भूमि के आधार पर देखिए, एक एक्चुअल डाटा के आधार पर यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार, कितना क्षेत्रफल होगा तो उसको किस तरह का किसान कहेंगे। 1 हेक्टेयर से कम भूमि यदि किसी के पास है तो उसको हम सीमांत कृषक कहेंगे। भारत में लगभग, ठीक है, आकार के आधार पर किसानों की संख्या 80.18% है, ठीक है। जो औसत यहाँ पे देखिए, यही ये वाला डाटा आप ऊपर देखे थे, ठीक है, ध्यान दीजिए, यही वाला डाटा आप ऊपर देखे थे, मतलब औसत भूमि के आधार पर जो मध्यम किसान, ठीक है, मध्यम किसान है तो उसके एक किसान के पास कितनी होगी। अगर सीमांत किसान हम कह रहे हैं तो ठीक है, सीमांत किसान वह व्यक्ति होगा जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होगी, ठीक है, 1 हेक्टेयर से कम भूमि होगी, 80.18%, ठीक, 80.18% ऐसे किसान हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। अगर इनकी औसत भूमि देखी जाए तो 0.73% हेक्टेयर होगा औसत किसानों के पास, ठीक है। एक क्लियर ये डाटा आप मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ठीक है, नहीं समझे होंगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, दोबारा फिर मैं समझा दूंगा। 1 से 2 हेक्टेयर के बीच जो उसके पास भूमि होगी वो लघु किसान कहे जाएंगे, ठीक है। हाँ, ये 12.63% ऐसे किसान हैं, इनकी औसत जो भूमि है प्रत्येक किसानों के पास 1.39 हेक्टेयर होगा। 2 से 4 हेक्टेयर जिनके पास होगा वो अर्ध मध्यम कृषक कहे जाएंगे, ठीक है। इस तरह का जो प्रतिशत होगा 5.58% ऐसे किसान हैं, इनका औसत 2.71 हेक्टेयर भूमि है इनकी औसत। 4 से 10 हेक्टेयर के बीच जिनके पास भूमि होगा, ठीक है, इस तरह के जो किसान हैं वो मध्यम किसान कहे जाएंगे, और 1.58% ऐसे किसान हैं, इनकी जो औसत भूमि है 5.8% है। 10 हेक्टेयर से अधिक जिनके पास भूमि होती है उनको बृहद किसान कहते हैं, मात्र 0.1% ऐसे किसान देखने को आपको मिल जाएंगे, और इनके पास जो औसत भूमि है, मतलब जो बृहद कृषक हैं उनकी जो औसत भूमि है 10.98, ठीक है, प्रति हेक्टेयर है। फसल चक्र के बारे में, फसल चक्र क्या है, अरे कि एक निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में, ठीक है, फसलों का इस क्रम में उगाया जाता है कि जिससे कि मृदा की उर्वरता शक्ति, मतलब मृदा की जो उर्वरा शक्ति है कम ह्रास हो, फसल चक्र कहलाता है। मतलब एक बार आप किसी क्षेत्र में ऐसे दलहनी फसल बोइए, दूसरी बार से खाद्यान्न, मतलब जो अनाज सीरियल फसल होती है, जैसे कि आप गेहूँ चावल अगर उगा रहे हैं तो अगले वाले सीजन में उसमें कोई दलहनी फसल हुई है जिससे मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा पर्याप्त बनी रहे, उसके बाद से कई गन्ना उगा लिए, ठीक है, इस तरह का फसल चक्र। मतलब मृदा में बार बार आप एक ही तरह की फसल उगाएंगे तो उस मृदा में एक विशेष तरह के तत्व की कमी हो जाएगी, क्योंकि जो फसल आप उगा रहे हैं वो विशेष तरह के तत्व, किसी ऐसे तत्व की उसमें कमी कर देगी, ठीक है, जो लगातार यदि आप उसमें उगा रहे हैं तो लाभ क्या होगा, मृदा की उर्वरक शक्ति सुरक्षित रहेगा, ठीक है। अगर आप फसल चक्र को अपना रहे हैं, दलहनी फिर खाद्यान्न फसल, दलहनी फिर खाद्यान्न फसल, तो इस तरह से मृदा की उर्वरता शक्ति बनी रहेगी। रोग कीट और खरपतवार पर नियंत्रण करना आसान हो जाएगा, करके सीमित संसाधनों में अधिक उत्पादन किया जा सकता है। क्षेत्र क्या है, फसल चक्र, अरे कि 1 वर्ष के लिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश देखिए, जी जो फसल चक्र हम अपनाते हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुछ अलग है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का कुछ अलग है। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलू प्याज और मक्का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो फसल चक्र है आलू प्याज और मक्का, या मक्का आलू और गेहूँ, ठीक है, मक्का आलू और गेहूँ, धान गेहूँ और जौ, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए है, ठीक है। मक्का आलू और गन्ना, ये किसका है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का फसल चक्र की बात कर रहा है, ठीक है।
आइए, अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो फसल चक्र किस तरह के लोग अपनाते हैं, धान मटर, ठीक है, धान के बाद मटर बोलेंगे, फिर धान मसूर बोलेंगे, ठीक है, धान गेहूँ और सरसों बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा गेहूँ और सरसों, ठीक है। फिर क्या बोल सकते हैं कि ज्वार अरहर गेहूँ, ठीक है, 2 वर्ष में, ठीक है, 2 वर्ष के लिए। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का फसल चक्र है, मतलब गेहूँ के बाद आप मटर बोएंगे, धान के बाद धान के बाद मटर बोले, धान के बाद मसूर बोले, धान के बाद गेहूँ और सरसों बोले, मटर ज्वार और अरहर के बाद गेहूँ और बोले। बुंदेलखंड क्षेत्र में आपके जो फसल चक्र क्या होंगे, ठीक है, बुंदेलखंड के लिए ज्वार और जौ हो जाएगा, ठीक है, ज्वार और जौ हो जाएगा, ज्वार के बाद जौ बोल लीजिए, ज्वार के बाद चना बोल लीजिए, ज्वार के बाद आप अरहर बोल लीजिए, ठीक है, ज्वार के बाद अरहर बोल लीजिए, और कोदो के बाद चना बोल लीजिए, ठीक है। आइए, बुंदेलखंड क्षेत्र की है फसल चक्र समझ में, मतलब आपको लगातार सालों साल एक ही तरह का फसल नहीं उगाना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश फसल उत्पादकता के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 3 प्रकार की फसलों की कृषि की जाती है, मतलब खेती की जाती है। एक रबी की फसल हो गया, ठीक है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, ठीक है, जायद की फसल, रबी खरीफ और जायद। देखिए, अब इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, कौन किस महीने में बोया जाता है। जो खरीफ की फसल है, इसकी बुआई आप अक्टूबर और नवंबर में करेंगे। कब करेंगे? खरीफ फसल की जो बुआई अक्टूबर और नवंबर में करेंगे, ठीक है, खरीफ की फसल। और कटाई मार्च और अप्रैल में कर लिया जाता है। जो खरीफ की फसल है, अक्टूबर नवंबर में आपको बोना है, ठीक है, मार्च और अप्रैल में काट लिया जाता है। औसत तापमान और कम जल की ज़रूरत पड़ती है किसमें? रबी की फसल में। मतलब इसमें जो कौन कौन से फसल आ जाएंगे, देखिए, गेहूँ, जौ, चना, राई, ठीक है, आलू, मटर, मसूर, अलसी, ठीक है, सरसों, ये सब इसमें आ जाएंगे। मतलब जो जाड़े की फसल होती है, मतलब अक्टूबर नवंबर में आप बोल लीजिए, मार्च अप्रैल में काट लीजिए, ठीक है। औसत तापमान कम और जल भी कम इनको ज़रूरत पड़ती है। जो आपकी खरीफ की फसल है, ठीक है, उसके लिए जून और जुलाई में बोया जाता है। धान गेहूँ धान की जो फसल है, इसमें जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में आपको काट लेना है, ठीक है। इस समय गेहूँ की फसल की कटाई चल रही है, मतलब वो रबी की जो फसल है वो कटाई चल रहा है। बोते समय अधिक तापमान और आर्द्रता की ज़रूरत पड़ती है। आप धान बोते होंगे तो उस समय अधिक तापमान और आर्द्रता की ज़रूरत पड़ती है। पकते समय जो शुष्क वातावरण चाहिए, ठीक है, जो खरीफ की फसल है उसको पकते समय शुष्क वातावरण चाहिए। चावल हो गया, कपास, जूट यानी पटसन, मूंगफली, अरहर, गन्ना, मक्का, बाजरा और सोयाबीन, ठीक है, ये सब किसकी फसल है? ये आपकी खरीफ की फसल है। एक बार और देखिए, चावल, कपास, जूट, मूंगफली, अरहर, गन्ना, मक्का, बाजरा, सोयाबीन आदि, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो आपका मक्का है, मक्का साल भर बोया जाता है, ठीक है। आप दक्षिण भारत में देखेंगे या उत्तर भारत में कभी किसी भी क्षेत्र में, तो मक्का साल भर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब मक्का रबी, खरीफ और जायद तीनों फसलों की फसल है। ऐसे आप जो है कि उड़द और मूंग को ले लीजिए। उत्तर भारत में उड़द और मूंग लगभग जायद की फसल में, ठीक है, जायद के समय बोई जाती है उड़द और मूंग। लेकिन दक्षिण भारत में आप देखेंगे उड़द और मूंग जो है कि वो खरीफ की फसल के साथ बोई जाती है, ठीक है। जायद की जो फसल बोई जाती है मार्च और अप्रैल में बोते हैं। जायद की फसल कब बोते हैं? मार्च और अप्रैल में आपको बोना है, जून और जुलाई में काट लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप रबी की फसल की कटाई कर लेते हैं, ठीक है। जब खरीफ की फसल बोने के और रबी की फसल के बीच, बोने के बीच जो 3-4 महीने का, 3 महीने का लगभग गैप होता है, 90 दिन के आसपास, उसमें खेत खाली छोड़ने से बेहतर है कि उसमें कुछ ऐसे फसल को उगा लीजिए जो लगभग 90 दिन से पहले, मतलब 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन के आसपास में वो फसलें तैयार हो जाती हैं, ठीक है। उसमें देखिए, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, उड़द, ठीक है, उड़द, लोबिया, ठीक है, काशीफल आदि इनमें बोया जाता है। मतलब जो रबी है और खरीफ है उसके बीच में रबी फसल कटने के बाद खरीफ फसल जून जुलाई में बोए जाते हैं। इसके बीच का जो समय है, मार्च अप्रैल के बाद जून जुलाई के बीच का जो समय है, उस समय कुछ ऐसे फसलें उगा लेते हैं जो कम समय में उग जाता है। लगभग लगभग 60 दिन के समय उसका ड्यूरेशन होता है उन फसलों के लिए, ठीक है। इन्हीं फसलों को जायद फसल कहा जाता है, ठीक है। ट्रिटिकम, ठीक है, गेहूँ के बारे में कुछ जो फसल है उनके बारे में देख ली। ट्रिटिकम जो है कि एक ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है, गेहूँ का
वो वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टियम गेहूँ का। गेहूँ एक समशीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। गेहूँ की उत्पादकता, ठीक है, गंगा घाघरा के दोआब क्षेत्रों में सर्वाधिक होती है। मतलब जो गेहूँ के कृषि के लिए जो दोमट मिट्टी बहुत ही उपयोगी मानी जाती है, ठीक है। गेहूँ की कृषि के लिए दोमट मिट्टी जो है कि बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, दक्षिण के पठारी क्षेत्र को छोड़ करके पूरे उत्तर प्रदेश में गेहूँ की खेती की जाती है। मतलब जो दक्षिण का पठारी क्षेत्र है ये आपके मोटे अनाजों के लिए, ठीक है। जो दक्षिण का पठारी क्षेत्र है यह जो है कि मोटे अनाजों के लिए, ठीक है, ये मोटे अनाज के लिए अनुकूल है, ठीक है। मोटे अनाज के अनुकूल है दक्षिण का पठारी क्षेत्र, ठीक है। दक्षिण का पठारी क्षेत्र किसके लिए? मोटे, ठीक है। दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है ये मोटे अनाज के लिए, मतलब बोले तो अरहर चना मटर सरसों आदि के लिए अनुकूल है। राज्य की जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गेहूं की खेती की जाती है, ठीक है। कृषि योग्य भूमि के लगभग 24%, मतलब जो कृषि योग्य भूमि उत्तर प्रदेश के पास है उसमें 24% पर गेहूं की खेती की जाती है। गेहूं की खेती के लिए आपको 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है और 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। जब गेहूं की खेती आप करते हैं मतलब उसमें जो रबी की फसल जाड़े के समय बोई जाती है, मार्च और अप्रैल में, सॉरी अक्टूबर और नवंबर में जो रबी की फसल है, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में बोते हैं, मार्च और अप्रैल में काट ली जाती है, जो इस समय कटी जा रही है। तो 50 से 75 सेंटीमीटर का आपसे वर्षा होना चाहिए, ठीक है, और 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान। गेहूँ उत्तर प्रदेश की दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जो पहली प्रमुख खाद्यान्न फसल है चावल है, दूसरी गेहूँ है। देश में गेहूँ उत्पादन उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है, गेहूँ के उत्पादन में एक क्रम है। उत्तर प्रदेश का जो सर्वाधिक गेहूँ उत्पादक जिला है वो गोरखपुर है, ठीक है। गोरखपुर गेहूँ का एमएसपी, ठीक है, गेहूँ का एमएसपी इस समय आप देख लीजिए कितना होता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2200, ठीक है, 2275, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो गेहूं का एमएसपी निर्धारित किया गया वो 2275 रुपये, ठीक है। कितना है? 2275 रुपये आपका गेहूं का एमएसपी निर्धारित किया गया है। जौ की खेती प्रदेश के शुष्क क्षेत्रों में, ठीक है, एवं काप मिट्टी वाले क्षेत्रों में की जाती है। जैसे कि चना, ठीक है, साइरस एरिटिमा, ठीक है, वैज्ञानिक नाम है चना का, ये पूछा उछा नहीं जाता है आपसे। टॉप मतलब जो टेम्परेचर कितना चाहिए चना के लिए? 15 से 25 डिग्री सेल्सियस आपको तापमान चाहिए चना के लिए। और वर्षा जो है कि 30 से 25 सेंटीमीटर वर्षा, 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उगाई जाने वाली जो दलहनी फसल है, ठीक है, क्या? चना। उत्तर प्रदेश में करें कि सर्वाधिक उगाई जाने वाली दलहनी फसल है चना, क्योंकि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर है, ध्यान दीजिए, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर है। शुष्क व हल्की मिट्टी वाले क्षेत्रों में चना की बुआई की जाती है। मतलब चना के लिए बहुत उर्वरा मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चना लेग्यूमिनेसी कुल का एक पौधा है। सर्वाधिक उत्पादक जो क्षेत्र है बुंदेलखंड, ठीक है। बुंदेलखंड वाला छिला जो क्षेत्र है यह मोटे अनाजों के उत्पादन के लिए अनुकूल है। सरसों, ब्रैसिका जंसिया, ठीक है। सरसों की खेती के लिए गेहूं के समान वातावरण चाहिए। मतलब जो सरसों की खेती है जिस वातावरण में, क्लाइमेट में जितना तापमान और वर्षा गेहूं की खेती के लिए चाहिए उतना सरसों के लिए भी चाहिए। कई जगह देखोगे गेहूं के साथ साथ सरसों भी बोया जाता है। फिलहाल इस समय तो मशीन से हार्वेस्ट करना पड़ता है तो इसलिए अब नहीं बोया जाता है। पहले जब हाथ से काटा जाता था गेहूँ, इतना कंपाइन वगैरह का प्रचलन नहीं था, तो गेहूँ और सरसों एक ही साथ बो दिया जाता था। करके सर्वाधिक उगाई जाने वाली जो तिलहन क्या है? सरसों। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उगाई जाने वाली जो दलहन फसल में चना था। भारत में उत्पादन का क्रम देखिए, जो चना का है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश है, उसके पास उत्तर प्रदेश चना के उत्पादन में। तंबाकू, निकोटी आम टैबेकम, ठीक है, वाराणसी मेरठ, ठीक है, गाजियाबाद, बुलंदशहर मैनपुरी फर्रुखाबाद, ठीक है, सिगरेट कारखाना स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। कहने का मतलब है कि तंबाकू का नाम है निकोटियम टैबेकम। ये जो वाराणसी है मेरठ है, ठीक है, गाजियाबाद सहारनपुर, ठीक है, गाजियाबाद सहारनपुर में सिगरेट का कारखाना स्थापित किया जा रहा है। बुलंदशहर मैनपुरी फर्रुखाबाद जो राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? राजमुंदरी में। मतलब ये सारे जो क्षेत्र है ना यहाँ पे वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, बुलंदशहर, मैनपुर, फर्रुखाबाद
आदि में जो है कि तंबाकू उत्पादन के लिए अनुकूल क्षेत्र है। यहाँ पे तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। जो गाजियाबाद और सहारनपुर है वहाँ पे सिगरेट कारखाना स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, आइए राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। धान यानी चावल करके ओराइया सटाइवा। ठीक है, बुआई के समय मतलब धान की जो आप बुआई कर रहे हैं तब बो रहे हैं उस समय 20 डिग्री सेल्सियस और पकते समय 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत पड़ती है। मतलब जब धान को आप बोएंगे तब 20 डिग्री सेल्सियस, जब आप उसको पकता है उस समय 27 डिग्री सेल्सियस। मृदा का जो पीएच होता है वो 5 से 8.5 के बीच होना चाहिए। वर्षा 75 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के जो तराई क्षेत्र और दोआब क्षेत्र में क्योंकि चावल की खेती के लिए सर्वाधिक अनुकूल है, उत्पादक ठीक है सर्वाधिक होता है इसी उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्र में। सहारनपुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, ठीक है, ये चावल के लिए प्रसिद्ध है ये वाले क्षेत्र। कर देश का दूसरा जो सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य, ठीक है, पश्चिम बंगाल पहले पे है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे। मतलब चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का लगभग हमेशा दूसरा ही स्थान रहता है और गेहूं में प्रथम। सिद्धार्थनगर को सुगंधित चावल यानी काला नमक चावल के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला, ठीक है, फिलीपींस में का एक दक्षिण एशियाई क्षेत्र वाराणसी में स्थापित किया गया है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस मनीला में है, उसका एक दक्षिण एशियाई क्षेत्र का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो वाराणसी में स्थापित किया गया है। ठीक है, अगर राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछता है कि आपको लगाना है कटक, उड़ीसा। धान का खैरा रोग, ठीक है, धान में जो खैरा रोग होता है वो जिंक की कमी के कारण होता है। धान का जो कटोरा, ठीक है, चंदौली को कहा जाता है। चंदौली वाराणसी से सटा हुआ जिला है। ठीक है, धान का कटोरा मतलब उत्तर प्रदेश में पूछेगा तो धान का कटोरा आपको चंदौली का कहा जाएगा। भारत में धान का कटोरा कहा गया तो वो महानदी बेसिन वाला क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। गन्ना साइकेरम साइनेंसिस, गन्ना ग्रैमी कुल का पौधा है। बुआई के समय जो कि तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस चाहिए। ठीक है, और वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा चाहिए। गन्ने के लिए चिकनी दोमट मिट्टी की जरूरत पड़ता है। गन्ने की उत्तर प्रदेश की जो सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल है, नगदी फसल है फसलें, ठीक है, जिनको आप बेच करके पैसा ले सके, मतलब जिनको डायरेक्ट आप कैश में बदल सके, नगदी फसल वो सारी फसलें कही जाती हैं। जैसे कि तंबाकू हो गया, चाय हो गया, ठीक है, कुछ बागानी फसलें हो गई, गन्ना हो गया, ये सब आपके नगदी फसल में आती है। उत्तर प्रदेश के जो कुल कृषि योग्य भूमि है उसमें 13% भाग पर, ठीक है, भाग पर गन्ना, 18% भाग पर चावल की खेती की जाती है या किया जाता है। गन्ना में सर्वाधिक उत्पादन के कारण, ठीक है, गन्ना के सर्वाधिक उत्पादन के कारण उत्तर प्रदेश को शक्कर का प्याला या चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, अगर शक्कर नगर आपसे पूछता है, एक उसमें क्वेश्चन पूछा था घटना चक्र में, शक्कर नगर पूछेगा आपसे कहाँ पे है, ठीक है, शक्कर नगर, तो आप बोलिए वहाँ पे आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, शक्कर नगर आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, शक्कर नगर आंध्र प्रदेश में। शक्कर का प्याला पूछेगा कहाँ पर है तो उत्तर मतलब किसको कहेंगे, उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने के कारण, गन्ना के उत्पादन की अनुकूल स्थिति होने के कारण उत्तर प्रदेश को जो है कि चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगर शक्कर नगर आपसे पूछेगा कहाँ पे तो शक्कर नगर आंध्र प्रदेश में है। उत्पादन की तराई क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे कोई पूछे कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, लखनऊ में है। ठीक है, भारतीय लाल बहादुर शास्त्री किसान गन्ना संस्थान ये भी लखनऊ में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद पूछेगा तो सहारनपुर में है। भारत की प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया में 1903 में स्थापित किया गया था। ठीक है, लाल सड़न और गन्ने में होता है, अस्मर गन्ने में होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि गन्ना ब्रीडिंग सेंटर सेंटर कहाँ पे है, मतलब गन्ना प्रजनन केंद्र, ठीक है, गन्ना प्रजनन केंद्र, गन्ना प्रजनन केंद्र आपसे पूछा था। ठीक है, केंद्र, ठीक है, गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर, ठीक है, कोयम्बटूर,
कोयम्बटूर में ठीक है 1912 में स्थापित किया गया था। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये अगर आपसे पूछे भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश में जो गन्ना अनुसंधान परिषद, ठीक है ध्यान दीजिए, ये जो गन्ना अनुसंधान परिषद है ना, ये भारतीय गन्ना प्रजनन केंद्र, ठीक है, भारतीय गन्ना प्रजनन केंद्र जो कोयम्बटूर है उसका एक ब्रांच है। ठीक है, गन्ना अनुसंधान परिषद जो है कि इसी से संबंधित है, भारतीय गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में है। ठीक है, इसकी स्थापना 1912 में किया गया था और इसी का एक ही संस्थान है, ब्रांच के तौर पर है भारतीय गन्ना अनुसंधान परिषद जो शाहजहाँपुर वाला है। ठीक है, जूट या पटसन, ठीक है, या कुरकम, ठीक है, जूट पटसन या कुरकस, ठीक है, कुरकोरस, जूट को ये कुरकोरस वैज्ञानिक नाम है इसका। गोल्डन फाइबर क्रांति जूट, ठीक है, इसको गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है। तापमान जो है कि जूट के लिए आपको 24 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस चाहिए। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में जूट का जो सर्वाधिक खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश की जो अधिकांश भाग है, ठीक है, देसी जूट की खेती की जाती है, जिसका उपयोग रस्सी बनाने में किया जाता है, की जाती है। उत्पादक जिला लखीमपुर खीरी, देखिए जो आपका जूट होगा कहाँ का होगा, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच, गोंडा, गोरखपुर आदि में जूट का उत्पादन किया जाता है। भारत का जो सर्वाधिक जूट उत्पादन राज्य पश्चिम बंगाल है। ठीक है, उसके बाद से बांग्लादेश है। ठीक है, जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान, बांग्लादेश का, ठीक है, पहला स्थान। ठीक है, यदि भारत में पूछे, ठीक है, भारत में जूट उत्पादन में प्रथम राज्य बांग्लादेश है। पूरे विश्व में जूट उत्पादन में प्रथम देश पूछेगा तो आप बांग्लादेश, मतलब भारत में जूट उत्पादन में प्रथम राज्य पश्चिम बंगाल, पूरे विश्व में जूट उत्पादन में प्रथम देश वो बांग्लादेश, मतलब पश्चिम बंगाल भारत में हो गया। विश्व स्तर पे देखा जाए तो बांग्लादेश जूट उत्पादन में प्रथम है। जूट की खेती के लिए जो न्यूनतम वर्षा, ठीक है, 1000 मिलीमीटर बोले तो 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर। कपास, ठीक है, गोपिसिया, ठीक है, गोपिसिया ये कुल का पौधे का नाम होगा। अनपनाम सफ़ेद सोना, ठीक है, जो उपनाम है, इसका उपनाम है कपास का, उसको सफ़ेद सोना कहा जाता है। सिल्वर फाइबर क्रांति कपास से संबंधित है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे सिल्वर फाइबर क्रांति किससे है तो कपास से। गोल्डन फाइबर क्रांति किससे था, जूट से था। ठीक है, जो जनक इंदिरा गांधी थे। ठीक है, जो कपास क्रांति है उसके जनक इंदिरा गांधी को माना जाता है। मिलोस कुल का पौधा है, ठीक है, ये इसका शायद वैज्ञानिक नाम है, गोपिसियम इसका वैज्ञानिक नाम है, और मिलोस कुल का पौधा है। जन्म स्थान भारत है, कपास का जन्म स्थान जो कि भारत है। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन देखेंगे कि वहाँ पे कपास का लोग उपयोग करते थे। उत्पादन क्षेत्र गंगा ब्रह्मपुत्र द्वाब, रुहेलखंड बुंदेलखंड, ठीक है, रुहेलखंड जो कि फर्रुखाबाद वाला क्षेत्र है उसको रुहेलखंड कहते हैं। उत्तर प्रदेश में कपास की किस्में कौन कौन सी हैं, देसी, थोलेरा, पंजाबी, अमेरिकन, ठीक है, इसके लिए काली मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। भारत का सर्वाधिक कपास उत्पादक राज्य जो कि महाराष्ट्र और दूसरे स्थान पर गुजरात है। कपास के बने कपड़े को सूती कपड़ा कहा जाता है। कपास में मुख्य रूप से सेल्यूलोज होता है। कपास से बिनौला व रेशा अलग करने की क्रिया को गिनिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब कपास से जो रेशा है, ठीक है, उसको अलग करने की क्रिया को गिनिंग कहा जाता है, गिनिंग। उत्पादन क्षेत्र जो है कि कपास का उत्तर प्रदेश में सहारनपुर है, मुजफ्फरपुर है, ठीक है, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, रामपुर, ठीक है, कानपुर, मुरादाबाद और फर्रुखाबाद आदि है। अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा जनपद में सघन कपास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा में सघन कपास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अरहर के बारे में देखिए, अरहर को तूर भी कहा जाता है, कैजेंसस, ठीक है, कैजन इसका वैज्ञानिक नाम है। ये वैज्ञानिक नाम आपसे पूछना नहीं है, ठीक है, गेहूं का रखा कभी कभार पूछ लेता है। अरहर जो है यह फैबेसी कुल का पौधा है, ठीक है, अरहर किस कुल का, फैबेसी कुल का पौधा है। अरहर राज्य की जो प्रमुख दलहनी फसलें हैं। कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है अरहर की।
इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। फली पकते समय जो तापमान, ठीक है, और बुआई कटाई समय टेम्परेचर, ठीक है, मतलब ये पकता है, फली पकता है तो उसमें तापमान कम चाहिए, ठीक है। जब बुआई करते हैं या तो कटाई करते हैं तो उसमें तापमान अधिक ज़रूरत पड़ती है। गेहूं की खेती सामान्य ऊंचाई, ठीक है, सॉरी, अरहर की खेती जो कि सामान्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में की जाती है, जहां पर पानी एकत्रित न हो। अगर पानी एकत्रित होता है तो ये पूरी तरह से फसल सूख जाता है। उत्पादक जो क्षेत्र हैं, ललितपुर, हमीरपुर, झांसी, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ आदि क्षेत्रों में, ठीक है, जो सर्वाधिक उत्पादन अरहर का होता है वो हमीरपुर क्षेत्र में होता है, ठीक है। उत्पादक सबसे ज़्यादा हमीरपुर में। बाजरा का अन्य नाम जो कि स्थूल अनाज कहा जाता है, बाजरा को स्थूल अनाज कहते हैं। बाजरे की खेती शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में की जा सकती है, मतलब की जाती है, जहां वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होता है। बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन जो कि अलीगढ़ जनपद में होता है। मूंगफली के बारे में देखिए, फैबेसी कुल का पौधा है मूंगफली। तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। 60 सेंटीमीटर से 130 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत पड़ता है मूंगफली के लिए। हल्की दोमट मिट्टी इसके अनुकूल है, मतलब इसके उत्पादन के लिए अच्छी है। मूंगफली के बीज में 40 से 50% तेल पाया जाता है, ठीक है, सॉरी, 44 से 50% तक तेल पाया जाता है। इसको गरीबों का काजू कहा जाता है, मूंगफली को गरीबों का काजू। उत्पादक क्षेत्र जो कि सीतापुर, एटा, बदायूं, मुरादाबाद। भारत का जो सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक राज्य है गुजरात, ठीक है। भारत में जो सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन राज्य होता है वो गुजरात में होता है। मक्का, जी मेज, ठीक है, जी मेज इसको कहते हैं। उत्पत्ति मैक्सिको है। मक्का का जो उत्पत्ति देश है जहाँ पे सबसे पहले उगाया गया था वो मैक्सिको है। उपनाम, ठीक है, अन्य जो उपनाम है, अनाजों की रानी, ठीक है। मक्का को क्या कहते हैं? अनाजों की रानी, ठीक है। ज्वार को मोटा अनाज कहा जाता है, ठीक है। अभी आप देखें ना ज्वार को किस नाम से जाना जाता था, ऊपर देखिए ये स्थूल अनाज है, मोटा अनाज, ठीक है। मोटा अनाज ज्वार को कहेगा, अनाजों की रानी आपको मक्का को कहेगा। इसे अमेरिका की रीढ़ भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। अमेरिका की रीढ़ मतलब किस अनाज को अमेरिका का रीढ़ कहा जाता है? वो मक्का है। यहाँ पे लोग मक्के का सेवन बहुत अधिक करते हैं। मक्के में प्रोटीन का नाम जो कि जीन है, ठीक है। वर्षा 500 मिलीमीटर से 800 मिलीमीटर, मतलब 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर तक वर्षा की जरूरत होती है मक्के की खेती के लिए। राज्य में जो सर्वाधिक मक्का उत्पादन जौनपुर, ठीक, सॉरी, मैनपुर जनपद में होता है। मतलब मैनपुर जनपद में मक्के का सर्वाधिक उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में अन्य फसलें, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो इसको हम कल के लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे, पूरा करेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।